Hello dear student, I am Poonam and welcome back to my channel Poonam Aswar Classes. So today we are going to start a new chapter question answer and chapter name is Nelson Mandela. Now first question is, where did the ceremonies take place? Can you name any public building in India that are made of sandstone? समारोह कहाँ हुआ था? क्या आप कोई भी इंडिया में किसी ऐसे बिल्डिंग का नाम बता सकते हैं जो रेतीले पत्थर से बना हो? तो आंसर इज द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। जो समारोह यानी जो सेरेमनी हुई थी वो सेरेमनी कहाँ हुई थी? सैंडस्टोन में हुई थी, एम्फीथिएटर में। एम्फीथिएटर किसे बोलते हैं? अ थिएटर विदाउट रूफ। एक ऐसा थिएटर जिसमें छत ना हो उसको बोला जाता है एम्फीथिएटर, और वो एक यूनियन बिल्डिंग थी और वो कहाँ हुई थी? प्रिटोरिया नामक शहर में हुई थी। द रेड फोर्ट एंड द इंडिया गेट आर द बिल्डिंग मेड ऑफ सैंडस्टोन। और जो वो सेकंड क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इंडिया की एक ऐसी बिल्डिंग का नाम बताना है जो कि रेतीले पत्थर से बना हो, तो वो कौन कौन है? रेड फोर्ट एंड इंडिया गेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज, can you say how 10th May is an autumn day in South Africa? क्या आप कह सकते हैं कि 10 मई जो कि दक्षिण अफ्रीका है यानी साउथ अफ्रीका में ऑटम डे कैसे है, यानी 10 मई को क्यों है? आंसर इज द 10th May is an autumn day in South Africa due to its location on earth। तो जो 10 मई है, 10 मई में ऑटम किसे बोला जाता है? पतझड़ वाले सीजन को बोला जाता है। तो वो अर्थ का लोकेशन उस टाइम ऐसा होता है कि साउथ अफ्रीका में क्या हो रहा होता है? 10th मई के टाइम ऑटम डे हो रहा होता है। इट इज़ द बिगनिंग ऑफ द विंटर, मतलब उस टाइम विंटर आने की शुरुआत होती है। कहाँ? साउथ अफ्रीका में। ऑन दिस डे नेल्सन मंडेला टुक ओथ एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। और इसी दिन मिस्टर नेल्सन मंडेला ने ओथ यानी शपथ ली थी, किस चीज़ की? साउथ अफ्रीका के वो पहले प्रेसिडेंट बने थे, ब्लैक प्रेसिडेंट। ब्लैक प्रेसिडेंट मतलब पहले ऐसे व्यक्ति थे जो प्रेसिडेंट बने थे जो कि वो देखने में कैसे थे? ब्लैक थे। Question number 3 is, at the beginning of his speech, Mandela mentioned an extraordinary human disaster. What does he mean by this, and what is the glorious human achievement he speaks of at the end? अपने भाषण के शुरू में नेल्सन मंडेला ने एक विशेष मानव आपदा का जिक्र किया है, मतलब एक ह्यूमन डिजास्टर के बारे में बात की है। इससे उनका क्या मतलब था? वो जो ह्यूमन डिजास्टर था और वो कौन सा एक शानदार एक मानवीय उपलब्धि थी जिसके बारे में वो अंत में बोलते हैं। आंसर इज बाय एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। दिस इज एन नॉट दी, तो प्लीज़ आप इसको एन कर देना, ए एन, तो एन है। तो बाय एन extraordinary human disaster, Mandela means to state the practice of apartheid in South Africa. During this, there was a racial segregation based on color, and blacks suffered a lot. They were not allowed to demand freedom or a right. ह्यूमन डिजास्टर का मतलब है कि मंडेला का कि साउथ अफ्रीका में जो अपार्थाइड सिस्टम लागू था उसमें क्या था? उसमें एक गोरे लोग काले लोगों को अपने से नीचा समझते थे, उनको कोई जगह जाना अलाउड नहीं था। वो अगर डिमांड करेंगे फ्रीडम की और राइट्स की तो वो भी अलाउड नहीं है। किसको? ब्लैक पीपल को। तो ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर था। He considered it as great, glorious human achievement that a black person became the president of a country where the black were not even considered human being and were treated badly. और जो सबसे ज़्यादा शानदार मानवीय उपलब्धि यानी द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट जो था वो ये था कि साउथ अफ्रीका में एक ब्लैक पर्सन प्रेसिडेंट बना, हाँ, उस कंट्री का जिस कंट्री में ब्लैक लोगों को फ्रीडम नहीं था, उनके राइट्स नहीं थे, जिनसे ट्रीट बहुत बैडली किया जाता था। तो ये एक ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट था। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर फॉर? मंडेला अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का धन्यवाद किस लिए करते हैं?
Answer is Mandela thanked the international leader for having come at the occasion of South Africa's liberty and accepting it as an independent republic. तो मिस्टर नेल्सन मंडेला जी ने जो अंतर्राष्ट्रीय नेताएं थे, ये लीडर्स थे, उनको थैंक्स बोला। क्यों? क्योंकि वो साउथ अफ्रीका में आए। ये किस लिए आए? क्योंकि वहाँ पे इंडिपेंडेंट रिपब्लिक मनाया जा रहा था ओकेजन, तो इसलिए मिस्टर नेल्सन मंडेला ने उनको धन्यवाद कहा। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट आइडियाज डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के लिए वो क्या आदर्श स्थापित करना चाहते थे? कौन? मिस्टर नेल्सन मंडेला। आंसर इज मंडेला सेट द आइडल्स ऑफ लिबर्टी, people from bondage of poverty, deprivation and suffering. He also set the ideal for a society where these would be no discrimination based on gender or racial organ. यानी मंडेला जी कहते हैं कि सारे जितने भी लोग हैं वो गरीबी से क्या हो जाए, मुक्त हो जाए, कोई भी किसी तरह की परेशानी में ना रहे, और हम एक ऐसी सोसाइटी बनाएं जिसमें किसी भी तरह का भेदभाव ना हो, ना कि जेंडर के बेस में हो, ना गोरे काले के बेस में हो, किसी भी चीज़ का ना हो, कोई भी अनइक्वालिटी ना हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट डू द मिलिट्री जनरल डू, हाउ एज देयर एटीट्यूड चेंज एंड व्हाई। सेना के जो जनरल क्या करते हैं और उनका दृष्टिकोण कैसे बदल जाता है? आंसर इज द मिलिट्री जनरल सैल्यूटेड मंडेला एंड प्लेज्ड देयर लॉयल्टी। Previous, they have arrested him, but their attitude has changed as Mr. Mandela has become the president of South Africa. तो जो भी मिलिट्री के जो जनरल थे, मतलब सेना के जो जनरल थे, ये पहले क्या था उनका दृष्टिकोण? पहले उन्होंने मिस्टर नेल्सन मंडेला को अरेस्ट किया था, बट जब मिस्टर नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के ब्लैक प्रेसिडेंट बने, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, तो जो वो मिलिट्री सेना थी जिन्होंने नेल्सन मंडेला को अरेस्ट किया था, उन्होंने मिस्टर नेल्सन मंडेला को क्या किया? सैल्यूट किया और उनकी लॉयल्टी के लिए प्लेज बोला। और प्रीवियस मतलब पहले क्या किया था? उन्होंने अरेस्ट किया था। तो ये एटीट्यूड उन लोगों का क्या हुआ? चेंज हुआ जब मिस्टर नेल्सन मंडेला क्या बने? साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाई वर टू इन नेशनल एंथम सॉन्ग। दो राष्ट्रगान क्यों गाए गए थे? Answer is the public of South Africa consists of white and black people. Each group sang its own anthem. तो जो साउथ अफ्रीका की जो जनता थी वो वाइट भी थे और ब्लैक भी थे, इसीलिए दोनों ग्रुप के लिए क्या करा गया? दो राष्ट्रगान गाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 8 इज How does Mandela describe the system of government in his country? मंडेला अपने देश की सरकार की व्यवस्था का वर्णन कैसे करते हैं? इन द फर्स्ट डिकेड यानी पहले दशक में, इन द फाइनल डिकेड और यानी 20वीं सदी के फाइनल दशक में। तो अपनी सरकार की क्या बताना है? उनका व्यवस्था का वर्णन करना है। तो जो पहला दशक था, इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द सेंचुरी, The white erected a system of racial domination against the black. जो पहला दशक था, पहले दशक में क्या होता था? गोरे लोग काले लोगों पे जुल्म करते थे, बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट थे। किसके ऊपर? ब्लैक पीपल के ऊपर। Thus creating the basics of one of the hardest and most inhuman societies the world had ever known. तो ये जो स्पेलिंग है आप इसको सही कर लेना। तो स्पेलिंग है INHUMANCE और ये सोसाइटी नहीं है, ये सोसाइटीज़ है। तो स्पेलिंग है सोसाइटीज़, SOCIETIES, societies, not society. Society the world had ever known. Second, in the final decade of the 20th century, that system had been replaced by a system that recognized the rights and freedom of all people. तो जब फाइनल यानी 20वीं सदी का फाइनल दशक आया, तब क्या हुआ? तब जो भी ये सिस्टम था कि काले घोरे का भेद था, उनके साथ डोमिनेट
बिहेव किया जाता था, सोसाइटी सही से नहीं रखती थी ब्लैक पीपल को, तो वो सारा का सारा सिस्टम क्या हो गया, सब खत्म हो चुका था और सबके लिए फ्रीडम्स था, सबके लिए सबके राइट्स थे। तो ये था पहला दशक में और 20वीं दशक में अंतर था। ये किसका, सरकार की व्यवस्था के बारे में बताया गया है। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला। मंडेला के लिए साहस का क्या मतलब है। आंसर इज for Mandela, courage does not mean the absence of fear but a victory over fear. According to him, brave man need not to be fearless but should be able to conquer fear. करेज से मंडेला जी का ये मतलब नहीं है कि कोई इंसान डरे ही ना, उनका मतलब ये है कि वो अपने डर पे क्या हो, जीत पा सके। मंडेला के अकॉर्डिंग ब्रेव मैन वो नहीं होता जो डर जाए, बल्कि वो होता है जो कॉन्क्योर कर ले, मतलब उस डर को जीत ले, तभी तो उसको क्या कहा जाएगा, करेज कहा जाएगा, यानी साहसी कहा जाएगा। तो ये था मंडेला जी का साहस का मतलब। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज विच डज ही थिंक इज नेचुरल टू लव और टू हेट। कौन स्वाभाविक सोचता है, प्यार या नफरत। तो आंसर इज टू लव। तो क्या हम सही से क्या सोचते हैं, स्वाभाविक हम क्या सोचते हैं, टू लव इज नेचुरल इन ह्यूमन बीइंग। क्वेश्चन नंबर 11 इज व्हाट टर्न ऑब्लाइजेशन डज मंडेला मेंशन। मंडेला किन दो बाध्यों का वर्णन करता है, मतलब ऑब्लाइजेशन मतलब कोई काम। आंसर इज मंडेला मेंशन दैट एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लाइजेशन। तो मंडेला जी ने ये कहा है कि हर इंसान के दो ट्विन ऑब्लाइजेशन होते हैं, दो काम स्पेशल होते हैं। द फर्स्ट इज टू हिज फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन। पहला तो होता है अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स, अपनी वाइफ और अपने बच्चे के प्रति, और दूसरा होता है द सेकेंड ऑब्लाइजेशन क्या होता है कि पीपल एंड इज कम्युनिटी एंड इज कंट्री। तो जो दूसरा ऑब्लाइजेशन होता है, दूसरा ये होता है कि अपने पीपल के बारे में सोचना, कम्युनिटी के बारे में और कंट्री के बारे में। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज what did being free mean to Mandela as a boy and as a student? How does he contrast these transitory freedom with the basic and honorable freedom? एक लड़के के रूप में, एक विद्यार्थी के रूप में मंडेला जी ने अपनी आज़ादी का कैसे वर्णन किया है, क्या मतलब क्या अर्थ बताया है। वो इन जितने भी ये ट्रांजिस्ट्री फ्रीडम है, ट्रांजिस्ट्री फ्रीडम मीन्स क्या होता है, क्षणिक स्वतंत्रताएं की तुलना वो किससे करते हैं, सम्मानजनक स्वतंत्रताओं से कैसे करते हैं। कौन, मिस्टर नेल्सन मंडेला। आंसर इज एज अ बॉय फ्रीडम फॉर मंडेला वॉज टू रन इन द फील्ड। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जब वो बॉय थे, एक बच्चे थे, तो तब वो क्या फ्रीडम का क्या मतलब सोचते थे, वो ये सोचते थे कि खेतों में दौड़ना उनके लिए स्वतंत्र है। टू स्विम इन द स्ट्रीम रनिंग थ्रू हिज विलेज टू राइड द बुल। वो कहते हैं मेरे गांव में जो बहने वाली नदी में मैं तैरूं तो मैं उसके लिए स्वतंत्र हूं, बैलों की सवारी करूं तभी भी मैं स्वतंत्र हूं। तो एज अ बॉय के रूप में वो अपने आप को ऐसे स्वतंत्र करना चाहते थे। कौन, नेल्सन मंडेला। फिर एज अ स्टूडेंट, फ्रीडम फॉर मंडेला वॉज टू स्टे आउट एट अ नाइट टू रीड व्हाट ही प्लीड एंड टू गो वेयर ही चूज। और जब वो स्टूडेंट हुए, जब वो एक विद्यार्थी हुए, तब उनका क्या मतलब था स्वतंत्रता से, कि रात में वो रहने के लिए स्वतंत्र हो, जो चाहे पढ़ने के लिए स्वतंत्र हो, कहीं भी जाने की अस्थायी स्वतंत्रता हो। किसको, मिस्टर नेल्सन मंडेला जी को। दीज वर ओनली ट्रांजिस्ट्री फ्रीडम। अभी मैंने बोला था ट्रांजिस्ट्री फ्रीडम मतलब क्या होता है, क्षणिक स्वतंत्रता या अस्थायी स्वतंत्रता, ये उनको चाहिए थी। Later he realized that he wanted the basic freedom and honorable freedom to achieving his potential, earning his keep, marrying and humor, having family. और जब वो बाद में जब उन्होंने ये रियलाइज किया, किसने, मिस्टर नेल्सन मंडेला ने, कि उनको अपने को पाने की स्वतंत्रता हो, सम्मानित स्वतंत्रता हो, आजीविका यानी कमाने की उनकी स्वतंत्रता हो, विवाह करने यानी शादी करने की उनकी स्वतंत्रता हो, परिवार पाने की स्वतंत्रता हो। तो ये एज अ जब वो बॉय थे, जब वो स्टूडेंट बने, जब वो थोड़े और बड़े हो गए, तो उनकी स्वतंत्रता के मतलब भी अलग अलग होते रहे। तो ये है इसका आंसर कि एक लड़के के रूप में, एक विद्यार्थी के रूप में नेल्सन मंडेला जी का आज़ादी का क्या
अर्थ। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 इज, डज मंडेला थिंक द ऑप्रेसर इज फ्री, वाई एंड वाई नॉट? ऑप्रेसर मीन्स क्या होता है? शोषण करना, जुल्म करने वाला। क्या मंडेला के विचार से शोषण करने वाला स्वतंत्र होता है? क्यों और क्यों नहीं? आंसर इज, मंडेला डज नॉट थिंक दैट oppressor is free because according to him an oppressor is a victim of hated people, is behind the bars of prejudice and narrow mindedness. He realized that both the oppressor and the oppressed are robbed of their inhumanity and peace. तो मिस्टर नेल्सन मंडेला ये नहीं सोचते कि शोषण करने वाले को बहुत सारी चीज़ों का सामना करना होता है, क्योंकि कोई आदमी कुछ गलत करेगा तो लोग उससे क्या करेंगे? घृणा करेंगे कि अरे देखो उसने ये गलत काम किया है। तो नेल्सन मंडेला ये बोलते हैं कि अत्याचार करने वाला या अत्याचार सहने वाला दोनों ही ह्यूमैनिटी और पीस दोनों ही भंग करते हैं। तो ये उनका मतलब था ऑप्रेसर से, मीन्स मतलब शोषण करने वाला, जुल्म करने वाला। So we come to end this question answer. Thanking you watching this video, and if you like the video, do hit the like button and share this video for your friends, and for more such a lesson please subscribe to our channel Poonam Aswal Classes. Thank you.